नमस्कार। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। विषय हिंदी, कक्षा एमए, द्वितीय सेमेस्टर। पत्र का शीर्षक साहित्य सिद्धांत पाश्चात्य। उपविषय सिद्धांत और वाद, मनोविश्लेषणवाद। प्रोफेसर निरंजन कुमार सहाय, मानविकी संकाय। नमस्कार। एमए हिंदी के दूसरे सेमेस्टर में शामिल पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत के अंतर्गत मनोविश्लेषणवादी साहित्य सिद्धांत शामिल है। आज की बातचीत में हम लोग मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के साहित्य पर पड़ने वाले असर के बारे में जानेंगे। उन बिंदुओं के आलोक में समझेंगे जिन्हें मनोविश्लेषकों ने स्थापित, व्याख्यायित और सैद्धांतिक जामा पहनाने का प्रयास किया था। साथ ही हम लोग यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि जो मनोविश्लेषणवादी तीन प्रमुख सिद्धांतकार हैं, यानी डॉक्टर सिगमंड फ्रायड, कार्ल गुस्ताव यूंग और एडलर, अल्फ्रेड एडलर, इन तीनों मनोवैज्ञानिकों की विचार शैली में कहाँ फर्क है और कहाँ ये तीनों विचारक आपस में मिलते हैं। हम लोग मनोविश्लेषणवादी साहित्य सिद्धांतों को समझने के आलोक में यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से मनोविश्लेषणवादी साहित्य सिद्धांत का प्रभाव हिंदी आलोचना पर पड़ा। साथ ही जो साहित्यिक रचनाएं हैं, यानी उपन्यास, कहानी, कविताएं, इन पर मनोविश्लेषणवादी साहित्य के सिद्धांत ने किस तरह असर डाला। सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करें कि जो तीन मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के संदर्भ में उल्लेखनीय नाम हैं, उन्होंने किस तरह से अपने काम को विस्तारित किया। लेकिन सिद्धांतों को समझने के पहले यह जानना ज़रूरी है कि वे कहाँ पैदा हुए, साथ ही उनकी रचनाओं के नाम क्या हैं। इस क्रम में सबसे पहला नाम डॉक्टर सिगमंड फ्रायड का लिया जाता है। डॉक्टर सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया के तंत्रिका विज्ञानी यानी न्यूरोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपने मरीजों के इलाज के सिलसिले में यह समझने का प्रयास किया कि उनके मरीज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और सपने में किस तरह की गतिविधियों को संपादित करते हैं। उन सपनों के विश्लेषण के क्रम में उन्होंने प्राचीन ग्रीक साहित्य के बहुत सारे कथानकों और गतिविधियों और पात्रों के समझने के तरीक़े, इन सबों में तादात्म्यकरण स्थापित करने के बाद उन साहित्य के सिद्धांतों को और साहित्य की जो व्याख्याएं हैं उनको समाहित करने के बाद अपने रोगियों का इलाज किया, जिसके बहुत आशाजनक परिणाम निकले। तो डॉक्टर सिगमंड फ्रायड, जो ऑस्ट्रिया के तंत्रिका विज्ञानी हैं, उनका जन्म 6 मई 1856 को हुआ था। उनका निधन 23 सितंबर 1939 को हुआ। उनकी मशहूर किताबें हैं द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ग्रुप साइकोलॉजी एंड द एनालिसिस ऑफ द ईगो, टोटेम एंड टैबू, सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकॉन्टेंट्स। दूसरे जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में भी हम लोग एक नज़र डालकर उनकी उपलब्धियों के बारे में अपनी समझ बना लें। अल्फ्रेड एडलर हैं। अल्फ्रेड एडलर का जन्म 7 फरवरी 1870 को वियना, ऑस्ट्रिया में हुआ। 28 मई 1937 को उनका निधन हो गया। उनकी मशहूर किताब अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर को व्यापक लोकप्रियता मिली। उनकी अन्य किताबें हैं द साइंस ऑफ लिविंग, व्हाट लाइफ कुड मीन टू यू, ये उनकी किताब है। तीसरे मनोवैज्ञानिक ऑस्ट्रिया के ही रहने वाले हैं और 26 जुलाई 1875 को उनका जन्म हुआ था। उन्हें मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत योजना में कार्ल गुस्ताव यूंग के नाम से पुकारा जाता है। कार्ल गुस्ताव यूंग ने स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सा क्षेत्र में अपने योगदानों से तहलका मचा दिया था। उनका देहावसान 6 जून 1961 को हुआ। उनकी मशहूर किताब है साइकोलॉजिकल टाइम्स। आइए यह समझने का प्रयास करें कि मनोविश्लेषणवाद आखिर है क्या। लगभग 75 साल पहले मनोविश्लेषण को साहित्य के क्षेत्र में सोचा ग्रहण किया।
गया, पर आजकल उसे साहित्य के लिए, विशेषतः आलोचनात्मक साहित्य के लिए एकदम अनुपयुक्त सिद्ध किया जाने लगा है। दोनों मान्यताएं अतिवादी हैं। यह सही है कि फ्रायड, एडलर और यूंग ने साहित्यकार और उसकी रचना के संबंध में बहुत सी स्थापनाएं ऐसी प्रकट की हैं जो साहित्यिक संदर्भ में अविस्मरणीय हैं। फिर भी साहित्य की समझदारी में इस सिद्धांत का अपना योगदान है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मनोविश्लेषण के आदि प्रवर्तक फ्रायड हैं। डॉक्टर सिगमंड फ्रायड, एडलर और यूंग उनके सहयोगी थे। बाद में इन दोनों ने अपने अलग अलग सिद्धांत स्थापित किए। तीनों सिद्धांतों के अलग अलग नाम हैं। फ्रायड के मनोविश्लेषण या सिद्धांत को साइको एनालिसिस नाम से पुकारा जाता है। एडलर के सिद्धांत को इंडिविजुअल साइकोलॉजी यानी वैयक्तिक मनोविज्ञान के रूप में प्रतिष्ठा मिली, और यूंग के सिद्धांत को एनालिटिकल साइकोलॉजी यानी विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान से पुकारा जाता है। इन्हीं मनोवैज्ञानिकों की वृहत्त्रयी ने साहित्य और चिंतन के क्षेत्र में मनोविश्लेषणवाद को संभव किया। फ्रायड के बारे में सबसे पहले हम लोग समझें। फ्रायड के सिद्धांत को, मनोविश्लेषण सिद्धांत को समझने के लिए कुछ बातों को समझना ज़रूरी है। फ्रायड 4 सूत्रों के आधार पर मनोविश्लेषण सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। दृढ़ नियतत्ववाद, अचेतन मन, स्वप्न और मन की संरचना। कार्य कारण का नियत संबंध नियतत्ववाद है, यानी प्रत्येक मानसिक व्यापार के मूल में कोई न कोई कारण होता है और उसे खोजा जा सकता है। दूसरा सूत्र है अचेतन मन। मन की 3 तहें हैं, चेतन, उपचेतन और अचेतन। चेतन मन सामाजिक प्रतिबंधों का मन है, जिसे सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार कहते हैं। अचेतन मन उन आकांक्षाओं का भंडार है जो अपनी संपूर्ण व्याकुलताओं में दमित रहता है। यौन भावना या काम इसके सर्वप्रमुख विशेषता है। दमित भावनाएं ही मनोग्रंथियों का रूप धारण करती हैं। सपने अचेतन मन की ही अभिव्यक्ति हैं। अतृप्त आकांक्षाएं सपनों में तृप्ति का मार्ग ढूंढती हैं। सपने के अध्ययन से अचेतन मन की जानकारी एक हद तक पाई जा सकती है। मनोविश्लेषण सिद्धांत की दुनिया में फ्रायड के स्वप्न विश्लेषण सिद्धांत को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। फ्रायड ने अपने रोगियों का उपचार करते हुए अक्सर उनके सपनों का विश्लेषण किया और उन सपनों के विश्लेषण क्रम में प्राचीन साहित्यिक कृतियों के तादात्म्यकरण द्वारा इलाज की उन प्रविधियों को ढूंढ निकाला जिनके बल पर वे अपने मरीजों का इलाज कर सकें। फ्रायड के एक वाक्य को, एक सिद्धांत वाक्य को काफ़ी प्रतिष्ठा मिली उस जमाने में। वे कहते थे, स्वप्न अचेतन का राजकीय पथ है। एडलर जो दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं इस सिद्धांत के प्रवर्तकों में से, एडलर जीवन की केंद्रीय प्रेरणा शक्ति अधिकार भावना को मानते हैं। मनुष्य को सामाजिक संरचना, कार्य और प्रेम के क्षेत्र में खुद को समायोजित करना पड़ता है। मनुष्य शिशु रूप में असहाय प्राणी है। उसे अर्जन और रक्षा के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। असहायता के कारण उसकी भावना में अनुचित व्यवहार, विषम परिस्थिति और आंगिक हीनता के कारण और भी तीखापन आ जाता है। यानी वह असहायता को बुरी तरह महसूस करने लगता है। असहायता की प्रतिक्रिया 3 रूप में दिखाई पड़ती है। एक प्रकार के क्षति या कमी को दूसरे प्रकार के उत्कर्ष विधायक कार्यों द्वारा पूरा करता है। वह कर्म विमुख हो जाता है या हीनता ग्रंथि से समझौता कर लेता है। इसे अति क्षतिपूर्ति भी कहते हैं। फ्रायड की अपेक्षा एडलर के सिद्धांतों की व्यापकता को स्वीकार किया गया है। फ्रायड मनस्ताप को मन की विकृति मानते हैं और एडलर संपूर्ण व्यक्तित्व की। फ्रायड के लिए जीवन की मूल प्रेरणा यौन भावना है और एडलर की अधिकार भावना। अचेतन मन के सिद्धांत में विशेष अंतर नहीं है।
फ्रायड का उदात्तीकरण और एडलर का क्षतिपूर्ति सिद्धांत एक सा है। कार्ल गुस्ताफ युंग ने यौन प्रेरणा के स्थान पर जिजीविषा पर अधिक बल दिया। कामजन्य संघर्ष एकांगी होता है, जबकि जिजीविषा जन्म संघर्ष सर्वांगीण और सर्वतोमुखी होता है। बावजूद इसके तीनों मनोवैज्ञानिक अचेतन मन और मानसिक अनियतत्ववाद के समर्थक हैं। फ्रायड और एडलर की कला संबंधी मान्यताएं लगभग एक जैसी हैं, युंग की मान्यताएं अलग हैं। कलाकार मनस्तापी व्यक्ति। फ्रायड और एडलर दोनों मनोवैज्ञानिक कला को मन की दमित आकांक्षाओं और हीनता की पूर्ति मानते हैं। वे कलाकार को मनस्तापी या रुग्ण मानते हैं। मनोवैज्ञानिक फ्रायड का मनस्तापी कलाकार यौन भावना से ग्रस्त रहता है एवं उसी की पूर्ति रम्य कल्पनाओं, स्वप्न या कला से करता है। कलात्मक अभिव्यक्ति में उसके दमित यौन भावनाओं का उदात्तीकरण होता है। एडलर की दृष्टि में कलाकार मुख्यतः अधिकार भावना से युक्त होता है। क्षतिपूर्ति के द्वारा उसका मनस्ताप दूर होता है। युंग पद्धति को समझने का प्रयास करें। युंग ने कहा, आदिम अनुभूति कलाकार की सृजनशीलता का स्रोत है। चूंकि उसका आकलन संभव नहीं है, इसलिए उसे रूप देने के लिए पौराणिक बिंब विधान की आवश्यकता होती है। अपने आप में वह कोई शब्द या बिंब नहीं प्रस्तुत करती, क्योंकि उसका रूप धूमिल होता है। वह एक प्रकार की गहरी पूर्व सूचना है जो अभिव्यक्ति पाना चाहती है। उसकी स्थिति उस वात्या चक्र के समान है जो पहुंच की सीमा में पड़ने वाली प्रत्येक चीज को पकड़ लेती है और उसे ऊपर उठाकर दृश्य आकार ग्रहण कर लेती है। उस दृश्य में जो दिखाई पड़ता है वह सामूहिक अचेतन है। इस उदाहरण के विश्लेषण से 3 निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, आदिम अनुभूति कलाकार की सृजनशीलता का स्रोत है। दूसरा, वह गत्यात्मक है और कलाकार उसको रूप देने के लिए विवश है। तीसरा, इसके लिए उसे पौराणिक बिंब विधान या मिथक की आवश्यकता होती है। इन तीनों मनोवैज्ञानिकों द्वारा विवेचित विश्लेषित सिद्धांतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मनोविश्लेषणवाद का गुण एवं उसकी सीमा यह है कि वह रचयिता की मन स्थितियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। स्वयं रचना के संबंध में यह सिद्धांत मौन रहता है। यह आलोचनात्मक पैमाने में सहायक तो हो सकता है, पर निर्धारक नहीं। आइए मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत को समझते हुए हम यह समझने का प्रयास करें कि उनके 20 शब्दों के क्या मायने हैं। सबसे पहले, लिबिडो। फ्रायड के अनुसार मनुष्य की समस्त गतिविधियों के पीछे, चाहे वह समष्टि रूप में हो या व्यष्टि रूप में, लिबिडो या काम वासना की प्रेरणा उपस्थित होती है। यह प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी। उनका यह मानना भी है कि लिबिडो या काम वासना जन्म से ही मनुष्य में विद्यमान रहती है। शुरुआती रूप में वह शिशु की त्वचा पर फैल जाती है और उसके परिणाम स्वरूप बच्चों में अंगूठा चूसने आदि की क्रियाएं होती हैं। यह स्वरति या आत्मरति की स्थिति है। फ्रायड के सिद्धांत में यह माना गया कि शिशु की काम वृत्ति अपने माता पिता और भाई बहनों की ओर प्रेरित होती है, लेकिन नैतिक निषेधों के कारण इस वृत्ति का दमन होता रहता है और मन में कुंठाएं बन जाती हैं। प्रयोजन या प्रेरणा प्रमुखतः काम इच्छा होती है, जिसे हम मनोविश्लेषण के द्वारा जान सकते हैं। फ्रायड के सिद्धांतों की जब बात की गई तो उसमें और भी 20 शब्द उभर कर आए, उन्हें भी समझें। वे 20 शब्द हैं ईड, ईगो और सुपर ईगो। आइए इन्हें समझने का प्रयास करें। फ्रायड ने मानव व्यक्तित्व के शिल्पीकरण की प्रक्रिया में 3 तत्वों को स्वीकार किया है। ईड, जिसे हिंदी में इदम कहा जाता है, ईगो यानी अहम, और सुपर ईगो यानी अति अहम। अभी ये तीनों पद क्या हैं? ईड या इदम फ्रायड के अनुसार काम मानव जीवन के बचपन से ही प्रबल शक्ति के रूप में सक्रिय रहता है। इस आधार पर बचपन में केवल ईड या इदम का विकास होता है। इसे एक प्रकार की शक्ति या ऊर्जा कह सकते हैं, जिससे परवर्ती क्रियाओं और विभ्रमों के निराकरण
या परितोष का कार्य होता है। इसकी भूमिका तनाव मुक्ति में सहायक होती है, इसलिए इसे सुख सिद्धांत की संज्ञा भी देते हैं। दूसरा बिंदु है ईगो या अहम। सामाजिक और नैतिक दबावों के कारण बचपन के बाद ईगो या अहम का विकास होता है। इसका काम ईड को व्यवस्थित रखना है एवं इसके परितोष के लिए मार्ग निर्धारित करना है। चेतना जो एक क्षणिक तत्व है वह ईगो यानी अहम का भौतिक गुण है। यह सहज वृत्तियों की पूर्ति के लिए साधन जुटाने का काम करता है। इसे वास्तविक तत्व भी कहा जाता है। सुपर ईगो को अति अहम भी कहते हैं। इस पर दो तत्व शासन करते हैं। पहला अहम आदर्शों और दूसरा विवेक या अंतःकरण। इस आदर्श का निर्माण सामाजिक पारिवारिक आदर्श, जीवन मूल्य, नैतिक सांस्कृतिक मान्यताएं आदि से होता है। इसे आदर्शवादी या पूर्णतावादी सिद्धांत की संज्ञा भी दी जाती है। फ्रायड ने मन के 3 स्तरों का भी उल्लेख किया है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। इसे समझने का प्रयास करें। चेतन यानी वृत्त्यात्मक ऊर्जा अर्थात मूल वृत्ति जब प्रबल हो उठती है और उत्तेजित मन भावनाओं को शब्द देने में सफल हो जाता है, तब मन के इस स्तर को चेतन कहते हैं। अचेतन जब वृत्त्यात्मक ऊर्जा अहम या अति अहम के कारण सबल नहीं हो पाती है तथा उत्तेजित मन का संबंध शब्दों से स्थापित नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में भावनाएं दमित होकर मन के उस स्तर पर एकत्रित हो जाती हैं जिसे अचेतन कहते हैं। अर्धचेतन ऊपर के जो 2 अवस्थाएं उल्लेखित की गई यानी चेतन और अचेतन, उसके बीच के मन स्थिति है अर्धचेतन, यानी चेतन भी और अचेतन भी, दोनों के बीच का बिंदु। अब हम यह समझने का प्रयास करें कि यह जो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है उसने हिंदी साहित्य में क्या किया। सबसे पहले हम लोग आलोचना के क्षेत्र में इसने क्या भूमिका अदा की और फिर रचनाओं पर इसके असर, इन दोनों बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। अचेतन सिद्धांत का हिंदी आलोचना में प्रभाव बहुत अधिक पड़ा। हिंदी रचनाकार और आलोचक कर्म में चिंतन की गहराई आई और सूक्ष्मता एवं प्रखरता से मानस विश्लेषण के विभिन्न पहलू आलोचना की दुनिया में शामिल होने लगे। अज्ञेय ने शेखर एक जीवनी तथा नदी के द्वीप में साथ ही अपनी कहानियों कविताओं में व्यापक स्तर पर मनोविश्लेषणात्मक दृष्टि की भूमिका को अपनाया। उन्होंने अपने आलोचना कर्म में भी फ्रायड, एडलर और युंग से प्रभावित आंदोलित अनेक बिंदुओं की चर्चा की। तार सप्तक, जिसका प्रकाशन 1943 में हुआ, उसके वक्तव्य में अज्ञेय ने साफ तौर पर घोषणा की, आज के मनुष्य का मन यौन परिकल्पनाओं से लदा हुआ है। उनकी मशहूर कविता की बार बार चर्चा की जाती है, मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उतर आई है लहू की धार, तुम कहाँ हो नारी। अज्ञेय के साथ ही इलाचंद जोशी तथा जैनेन्द्र कुमार मनोविश्लेषण की ओर पूरी तरह झुक गए। इलाचंद जोशी ने विवेचना पुस्तक के निबंधों में छायावादी सृजन की कठोर आलोचना की। वे सौंदर्य की ओट में अपने विकृत मनोभावों को व्यक्त करके अपने भीतर के दमिकता जनित स्वयं क्लेश युक्त फोड़ों को फोड़ना चाहते थे। इस तरह की कठोर अभिव्यक्ति इलाचंद जोशी ने छायावाद के बारे में की। जोशी जी ने प्रगतिवाद पर एडलर के क्षतिपूर्ति सिद्धांत को लागू किया। जैनेन्द्र कुमार ने सुनीता, त्यागपत्र जैसे उपन्यासों में मनोविश्लेषण का प्रभाव ग्रहण किया। जैनेन्द्र इस दिशा में बेहद प्रतिष्ठित हुए अपने मनोविश्लेषणवादी नजरिए के कारण रचना निर्माण की दुनिया में। डॉक्टर देवराज ने जैनेन्द्र के उपन्यासों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी प्रस्तुत किया। यह अलग बात है कि जैनेन्द्र के उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक अध्ययन की उनकी इस अवधारणा के बाद हिंदी में ऐसे लोगों की भरमार हो गई जिन्होंने अपने शोध प्रबंधों में
जैनेन्द्र के उपन्यासों के मनोवैज्ञानिक अध्ययन को मुद्दा बनाया, लेकिन दिक्कत की बात यह हो गई कि वे अधिकतर स्थापनाएं अपूर्ण और जल्दबाजी में किए गए विश्लेषणों तथा अध्ययन की अपूर्णता के कारण बहुत ही ऐसी शोध दृष्टि के रूप में प्रतिष्ठित हुई जिन्हें तवज्जो देना मुमकिन नहीं। आगे धर्मवीर भारती आदि के सृजन पर मनोविश्लेषण की दृष्टि से अनेक काम हुए, जिनमें मनोविश्लेषण के नाम पर अनेक तरह की नई बातें भी उभर कर आईं। महत्वपूर्ण कवि और आलोचक गजानन माधव मुक्तिबोध ने मनोविश्लेषण से प्रभावित होकर हिंदी आलोचना में पहली बार फैंटेसी पर विचार किया था। फैंटेसी पर विचार करते हुए उन्होंने उसकी महत्ता को स्थापित किया। उनकी कविता अंधेरे में इस लिहाज से बहुत उल्लेखनीय मानी जाती है। रचना प्रक्रिया, वस्तु और रूप पर मनोविश्लेषण की स्थापनाओं को अपनी विचार प्रक्रिया में रखकर अज्ञे के साथ मुक्तिबोध ने अनेक बातें कहीं। इधर आलोचकों का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ है जो बिंब, प्रतीक, मिथक को आधार बनाकर रचनाकारों की मानसिक दशाओं के विश्लेषण के प्रयास में इजाफा कर रहे हैं। कथाकारों में मुक्त संबंध शैली का प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही स्वप्न चित्रों के सृजन और उद्घाटन की ओर भी आलोचना में नए संदर्भ जोड़े गए हैं। इस तरह मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का हिंदी साहित्य पर भी एक असर नजर आता है। धन्यवाद।